आज हमारा टॉपिक क्या है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, आज हमारा टॉपिक कौन सा है? हाइपरथायराइडिज्म। कौन सा पोर्शन है? पैथोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में होता क्या है, मतलब अगर हम इसकी लैब्स देखें ना, वैसे हमने लैब्स दोबारा देखनी है पर अभी फिलहाल ना देख लेते हैं लैब्स दोबारा। लैब्स में क्या होगा? इसका T3 T4 ये बड़ा हुआ होगा। ये क्या होगा? बड़ा हुआ होगा। और TSH जो होगा, इसका TSH जो होगा वो कम हुआ होगा। TSH कम होगा, T3 T4 बढ़ा हुआ होगा। अच्छा, ये इसकी ना मतलब है हाइपरथायराइडिज्म की बेसिक पिक्चर है। कौन सी हाइपरथायराइडिज्म की? प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म की। प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी जो होगा ना, प्राइमरी उसमें क्या पिक्चर हमें देखने को मिलेगी? उसमें हमें जो पिक्चर देखने को मिलेगी उसमें क्या होगा? T3 T4 बढ़ा हुआ होगा और TSH कम हुआ होगा। अगर हम हाइपरथायराइडिज्म की काजेज में है ना, ये हाइपरथायराइडिज्म की ये जो लैब्स वगैरह है ना, ये हम दोबारा ये हाइपरथायराइडिज्म की काजेज खत्म करके ना उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, हाइपरथायराइडिज्म की काजेज में है ना, सबसे पहली जो इसकी काज है ना, सबसे पहली काज, इसकी सबसे पहली काज है ग्रेव्स डिजीज। कौन सी? ग्रेव्स डिजीज। देखें, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज। जो ग्रेव्स डिजीज है ना, ग्रेव्स डिजीज ये हाइपरथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन काज है। क्या है? मोस्ट कॉमन काज ऑफ ग्रेव्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन काज कौन सी है? ग्रेव्स डिजीज है। ठीक हो गया। अब इससे आगे आपको समझ लग गई होगी यहाँ तक, तो ये ना अब इसमें होता क्या है, इसकी पैथोलॉजी क्या है। सबसे पहले इसकी पैथोलॉजी की तरफ जब हम आते हैं ना, इसकी मतलब है पैथोफिजियोलॉजी कैसे है कि ये बीमारी हमें होती कैसे है। तो इसकी बीमारी में हम देखेंगे, देखिएगा पैथोफिजियोलॉजी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ना देखिएगा कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ना एक एंटीबायोटिक बनती है। ये इसकी जो ये बीमारी है ना, ये ऑटो इम्यून इन नेचर है। ये ऑटो इम्यून इन नेचर है ना, ऑटो इम्यून इन नेचर। ऑटो इम्यून इन नेचर है, तो इस बीमारी में क्या होगा? इसके अंदर एंटीबॉडीज बनेगी। एंटीबॉडीज जो है वो अटैक करेंगी किधर? वो एंटीबॉडीज बनेगी। एंटीबॉडीज देखिएगा, एंटीबॉडीज का नाम क्या है? एंटीबॉडीज का नाम है TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज कौन सी हैं? एंटीबॉडीज हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है। अच्छा, ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो TSI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? TSI हो जाएगा। अच्छा, ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, अब इनका मतलब है ना, ये काम कैसे करते हैं? इसकी पैथोफिजियोलॉजी में हमने पहले पढ़ लिया ना कि ऑटो इम्यून बीमारी है, उसके बाद इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। आगे अगर हम चलें, आगे इसमें मतलब है ये बीमारी होती कैसे, ये क्या करती है? ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, ये काम बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह करती है? ये सेम टू सेम काम करती है हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह। ये TSI जो है ना, TSI वर्क्स लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये बात आपने याद नहीं भूलनी। क्या है? TSI जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह ही काम करती है। अब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो आम रूटीन में, हम अगर नॉर्मल रूटीन में देखें तो TSH क्या कर रहा था? TSH आके थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा था। क्या कर रहा था? थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा था। थायराइड को स्टिमुलेट करके क्या करवा रहा था? T3 और T4 को बढ़ा रहा था। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम कौन कर रहा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन कर रही है। बिल्कुल यही आएगी, ये आके यहाँ इसे स्टिमुलेट करेगी, स्टिमुलेट करके थायराइड थायराइड हार्मोन बनवाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मैंने अपनी बात समझा ली होगी। अगर हम इसे आगे चलें, अच्छा इसके बाद होगा क्या? ये था T3 T4 बढ़ गया। अगर हमसे कोई पूछे कि इस बीमारी के अंदर मतलब है ये मतलब है इस बीमारी के अंदर ये है ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून होती है जेनेटिक काजेस की वजह से। अब इसमें कौन सी जीन्स की इन्वॉल्वमेंट है, कौन सी जीन्स की म्यूटेशन है? तो हम वो जीन्स कौन कौन से हैं? वो जीन्स हैं HLA-DR3 और HLA-B8। कौन से दो जीन्स हैं इसके? अगर हम एसोसिएशन की तरफ जाएं, एसोसिएशन, फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं।
एसोसिएशन की तरफ जाएं तो इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, दो जीन्स की म्यूटेशन के साथ, HLA-DR3 एंड HLA-B8, ये दो जीन्स जो है ना इनकी म्यूटेशन होगी तो उसके बाद चांसेस होंगे कि इस पेशेंट के अंदर ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर हम इसके आगे चलें कि ये सारा काम हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन भी आ गई सारा, अब इसके बाद बंदे में होगा क्या, उस बंदे में T3 T4 के लेवल बढ़ गए ना, T3 T4 के लेवल्स बढ़ गए। अब T3 T4 के लेवल बढ़ने के बाद उस बंदे में होगा क्या, बाकी सारे सिम्टम जो होंगे, बंदे को डायरिया होगा, बंदे को मतलब है बंदे की हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ये सारे सिम्टम आएंगी ही आएंगी। पर ग्रेव्स डिजीज में जो मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि इस पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज है, तो इसमें ना दो फीचर्स होते हैं, ये आप याद रखिएगा, इससे आप ग्रेव डिजीज के पेशेंट को फुल फोर डायग्नोज कर लेंगे। ठीक है, पहला फीचर कौन सा है देखिएगा, एक मिनट, पहला फीचर, पहला फीचर कौन सा दिखेगा, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है पेरिटिबियल मिक्स एडिमा। मैं इसको समझाता हूँ ये होता क्या है, ये अभी फिलहाल आप इनके नाम लिखिए, क्या है, पेरिटिबियल मिक्स एडिमा, माइक्स एडिमा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है एक्सोप्थाल्मस या फिर ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी। अब फिलहाल एक्सोप्थाल्मस लिख लें, बाकी वो आ जाते हैं आगे, क्या, एक्सोप्थाल्मस। अच्छा देखिएगा, अब ये पेरिटिबियल मिक्स एडीमा एक टर्म है और एक्सोप्थाल्मस एक टर्म है। अब इन दोनों की मैं आपको ना समझाता हूँ, इन दोनों, ये दोनों कैसे होती है देखिएगा, कि ये जो हमारा होता है ना T3 T4, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी के अंदर जाके ना T3 T4 जो पड़ा हुआ होता है, ये ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, ये एक ना चीज का नाम है, उसको हम ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस देखिएगा, ये क्या करवाता है, इंक्रीज T3 T4, ये जब हाथ से ज्यादा बढ़ जाएगा ना, हाथ से ज्यादा बढ़ जाएगा, ये जाएगा, ये जाके ना एक चीज को स्टिमुलेट करेगा, किस चीज को स्टिमुलेट करेगा, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस को। ठीक है, इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें ना ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस को, तो हम उसे लिखेंगे GAGS। ठीक है, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस। अच्छा, ये जो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस हैं, इनमें होता क्या है, इनमें एक होता है कॉन्ट्राइटन सल्फेट, ये दो चीजों से बना होता है देखिएगा, ये किन दो चीजों से बना होता है, इसकी कंपोजिशन की अगर तरफ हम आए देखिएगा, कि इसकी जो ये गैग्स है ना, गैग्स मतलब ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक होता है हायल यूरेनिक एसिड, और इसमें दूसरी चीज क्या होती है, कॉन्ट्राइटन सल्फेट। अच्छा, कॉन्ट्राइटन सल्फेट और ये दो चीजें जो है ये मिलके क्या बनाती हैं, गैग्स बनाती हैं। ठीक है, ये दो चीजें क्या बनाती हैं, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस बनाती हैं। अच्छा, अब ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस बन गए, अब ये ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस करते क्या है, अब अगले पेज पे आते हैं, मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। देखिएगा कि ये जो हमारा ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस है ना, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, ये पानी को अपने पास खींचते हैं, ये क्या करते हैं, पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। जब ये पानी को अपनी तरफ खींचेंगे देखिएगा कि ये जो गैग्स हैं ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, ये क्या करेंगे, ये अपनी तरफ पानी को खींचेंगे, ये वाटर को पुल करेंगे, ये क्या करेंगे, वाटर को पुल करेंगे, वाटर पुलिंग लिख लें, या ये वाटर को ना मतलब अपनी तरह हाइड्रोफिलिक लिख लें, जो भी आपका दिल करे आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए वाटर पुलिंग लिख रहा हूँ, वैसे आप इसकी जगह हाइड्रोफिलिक भी लिख सकते हैं, कुछ और भी आपका दिल में आए पानी की मोहब्बत करने वाला वो भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद होगा क्या, ये गैग्स जो है, अब ये ना, ये गैग्स जो है ये करते क्या है, ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, वैसे तो मतलब पूरी बॉडी में डिस्पर्स हुए होते हैं ना, जो मेनली इसमें होता क्या है, जो हमारी पेरिटिबियल मतलब हमारी टिबिया बोन होती है ना, टिबिया बोन, उसके ऊपर ना रिसेप्टर होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ये वहां पे जाके ना पानी को इकट्ठा करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ये टिबिया जो होती है ना, टिबिया टिबिया के राउंड अबाउट क्या करवाएंगे, टिबिया के राउंड अबाउट एडीमा काज करवाएंगे, एडीमा। अच्छा, इस एडीमा को हम क्या करते हैं, इस एडीमा को ये जो गैग्स हैं, गैग्स ये करेंगे। ठीक है, ये गैग्स जो है ये करेंगे, ग्लाइकोस्माइनोग्लाइकेंस जो है ये करेंगे, क्या करवाएंगे, एडीमा करवाएंगे, पानी को खींच के एडीमा करवाएंगे। अब इस एडीमा को, इस पर्टिकुलर एडीमा को हम क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर एडीमा को हम क्या कहते हैं, पेरिटिबियल मिक्स एडीमा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा कि ये पेरिटिबियल मिक्स एडीमा क्या प्लान का नाम है। ठीक है, ये था पेरिटिबियल मिक्स एडीमा कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट पता है क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है एक और, किसका, ये था पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा था, एक्सोप्थाल्मस वाला, एक्सोप्थाल्मस का। ठीक है, एक्सोप्थाल्मस में अब देखिएगा क्या होता है, एक्सोप्थाल्मस में बताइए देखिएगा क्या होता है, ये गैस जो है, गैस ग्लाइकोस्माइनोग्लाइकेंस, ये क्या करेंगे, ये जो हमारी आंख ऑर्बिट है ना, आंख की जो हड्डी है, आंख की जो बाहर आप हड्डी देखते हैं,
इस हड्डी के ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर। किसके रिसेप्टर? फिब्रोब्लास्ट के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, किसके रिसेप्टर होते हैं? फिब्रोब्लास्ट के रिसेप्टर होते हैं। और फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो क्या करवाते हैं, वैसे अगर आप मतलब फुल तफसील में जाके लिखना चाहें ना, तो फिब्रोब्लास्ट होते हैं, फिब्रोब्लास्ट क्या करवाते हैं, गैग्स रिलीज करवाते हैं। अगर आप डायरेक्ट गैग्स की तरफ आ जाएंगे तो भी इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप फिब्रोब्लास्ट का रोल लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ये फिब्रोब्लास्ट क्या है। फिब्रोब्लास्ट ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोसाइनोग्लाइकेंस को, जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं। अब जब ये हाइड्रोफिलिक होंगे तो ये ग्लाइकोसाइनोग्लाइकेंस क्या करेंगे, ये वाटर की रिटेंशन करवाएंगे। हाइड्रोफिलिक है ना, तो ये वाटर को मतलब अपने आप खींचेंगे ना अपनी तरफ। जब ये पानी को अपनी तरफ खींचेंगे तो उसकी वजह से जब ये एक्सोथर्मस क्या था, आंख के आसपास जो टिश्यूज होंगे ना, वहां पे क्या करवा देगा, वहां पे ये मतलब है जो पेरी मतलब है पेरी ऑर्बिटल पेरी ऑर्बिटरी पैथी करवाता है। ठीक है, या फिर आप इसे एक्सोथर्मस भी लिख सकते हैं, स्वेलिंग। पहले ये स्वेलिंग करवाएगा ना, ये क्या करवाएगा, पानी उस वाटर रिटेंशन करवाएगा ना, वहां पे वाटर की पुलिंग करवाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिंग जो होता है, तो ये क्या करवाएगा, ये वाटर पुलिंग करवाएगा, वाटर को अपनी तरफ खींचेगा आंख के आसपास के एरियाज में। जब आंख के आसपास के एरियाज में ये पानी को खींचेगा तो वहां क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। तो एडीमा होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मस। आँख के आस-पास जब होता है ना, आँख के आस-पास, इसे हम देखते कैसे हैं? ये मतलब हमें पता कैसे चलता है कि एक्सोप्थेल्मस का पेशेंट है? इस बंदे की आँखें ना बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। क्या होता है? बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। आइज़ मूविंग आउटवर्ड, मतलब ऐसा लगता है जैसे ना, मैं भी उनकी इसकी ना पिक्चर भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है? ये यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। ये था पेरिटिबियल मिक्स्ड एडिमा का कॉन्सेप्ट और एक्सोप्थेल्मस का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर हम इससे आगे चलें ना, अच्छा, तो अगर हम ना इस पेशेंट के ना अंदर वो देखें, दूसरा क्या कहते हैं, इस पेशेंट के अंदर हमने एंटीबॉडी भी पढ़ ली, उसके बाद हमने इसकी एक्सोप्थेल्मस और ग्रेव्स डिजीज में मतलब ऑर्बिटोपैथी भी पढ़ ली, और क्या पढ़ लिया, और हमने पेरिटिबियल मिक्स्ड एडिमा भी पढ़ लिया। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें ग्रेव्स डिज़ीज़ के अंदर देखने को मिलती हैं, जो मतलब दूसरों से डिफरेंट करवाती हैं इसे, मतलब हमें पता चलता है कि ये ग्रेव्स डिज़ीज़ का पेशेंट था। ठीक है, एक आपने क्या नहीं भूलना, एक आपने ये एंटीबॉडी नहीं भूलनी। कौन-सी एंटीबॉडी? ये वाली। ठीक है, ये एंटीबॉडी नहीं भूलनी आपने एक। उसके बाद क्या नहीं भूलना, बाकी ये ग्रेव्स डिज़ीज़ की एसोसिएशन है, ये याद कर लें तो ठीक है, वेल एंड गुड है। उसके बाद ये 2 चीज़ें आपने नहीं भूलनी, ठीक है? अगर हम इससे आगे चलें, ग्रेव्स डिज़ीज़ हो गई, ग्रेव्स डिज़ीज़ से अगर हम आगे चलें, ये थी ग्रेव्स डिजीज। इसकी हिस्टोलॉजी में आप देखेंगे ना, तो हिस्टोलॉजी पाकिस्तानी एनुअल एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो फिर भी मुझे उसमें बताने का हर्ज नहीं है कि जब इसकी हम हिस्टोलॉजी करेंगे ना, तो हिस्टोलॉजी में हमें क्या मिलेगा, हमें टाल क्राउडेड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे। इसे मतलब है ना, इसका मतलब वो नहीं है कि मतलब पाकिस्तान के जो एग्जाम है ना, एनुअल वगैरह, उसमें इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, अच्छा, हम आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक पता है आज का क्या है? अगला हमारा टॉपिक है टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गाइटर। टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गाइटर, देखिएगा हमारा अगला टॉपिक कौन सा? टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गाइटर। अच्छा जी, ये हमारा है अगला टॉपिक। मतलब एक टॉपिक हो गया, ग्रेव्स डिजीज हो गया कि उसके अंदर T3, T4 बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से। उसके कॉम्प्लिकेशन में हम क्या देखते हैं, या साइन एंड सिम्टम में हम क्या देखते हैं, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी देखते हैं। ठीक है, और बीटोपैथी देखते हैं, या ऑप्थेल्मोपैथी देखते हैं, या फिर हम और क्या देखते हैं, हम पेरिटिबल मिक्स्ड एडिमा देखते हैं। अब क्या है टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गाइटर। अच्छा, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गाइटर जो है ना, इसमें ना आपने सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है। इसी 2-3 बातों में आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पता है क्या है? थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये इसका एक डब्बा भी बना लो, लेट्स सपोज। ठीक है, ये हमारा लेट्स सपोज थायराइड ग्लैंड है। अब ना थायराइड ग्लैंड के ना कुछ हिस्से होंगे, क्या कुछ हिस्से होंगे, मखसूस हिस्से होंगे, जिनके अंदर क्या होगा, ये कुछ मखसूस हिस्से हैं। ठीक है, ये ले लें। ठीक है, ये नोड बन गए। ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, लेट्स सपोज ये भी एक बन गया। अब ये सारे मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए हैं ना, ये सारे नोड्स क्या कर रहे हैं, ये हैं इसके मतलब है नोड्स हैं, नोड्यूल्स हैं। ठीक है, नोड्यूल्स हैं। अब ये कर क्या रहे हैं, ये ना ओवर सक्रीट कर रहे हैं, ओवर ओवर फंक्शनिंग कर रहे हैं। ओवर फंक्शनिंग मतलब क्या है, अपने नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपने नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा T3, T4 सीक्रेट कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गाइटर कहते हैं। मल्टीपल नोड्यूल्स हो गए। ठीक है, टॉक्सिक हो गया कि अपने अपनी लिमिट से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और क्या होता है, और उसके बाद ये गोइटर क्यों है? गोइटर का मतलब होता है कि डिस्टेंडेड थायराइड। जब थायराइड अपने साइज़ में बढ़ जाए ना, उसको हम क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं।
अब इसमें क्या होगा देखें कि थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में क्या हो रहा है कि कुछ नोड्यूल्स बने हुए हैं, नोड्यूल्स जो है वो T3 T4 ओवर स्क्रीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवर स्क्रीट कर रहे हैं। डबल ऊपर मैंने निशान लगाया, इसका क्या मतलब है कि वो ओवर स्क्रीशन कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आगे चले ना आगे, तो क्या होता है इसमें ना हमें ये भी नोड्यूल्स, अभी हम एडिनोमा वाले टॉपिक की तरफ आते हैं ना, उसमें हम नोड्यूल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल अगले पेज पे चलते हैं। ये मैंने आपको समझाया कि मतलब है क्या है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में कुछ ऐसे हिस्से बन गए हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे मतलब नोड्स बन गए हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो ओवर फंक्शन कर रहे हैं। ओवर फंक्शन करने की वजह से क्या हो रहा है, T3 T4 बढ़ रहा है और बंदे को हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है। अगर हम अगले पेज पे अगले आगे चलें, आगे हम क्या देखेंगे, देखिएगा आगे क्या है कि ये TSH से इंडिपेंडेंट होता है। TSH से इंडिपेंडेंट होता है। टीएसएच इंडिपेंडेंट क्या मतलब है, टीएसएच इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये है कि ऊपर से पिट्यूटरी ग्लैंड से इसको मतलब है सिग्नल मिले या ना मिले, इसने इन्होंने सक्रिएट करते ही रहना, T3 T4 बनाते ही रहना, बगैर बिला तुका बेतुका इन्होंने बनाते ही रहना। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गाइटर। अगर हम इससे आगे चले ना, अगला कौन सा टॉपिक है, अगला हमारा टॉपिक है थायराइड स्टॉर्म। क्या है, थायराइड स्टॉर्म। अच्छा, ये थायराइड स्टॉर्म जो है ना, ये है कॉम्प्लिकेशन किसकी, हाइपरथायराइडिज्म की। क्या है, थायराइड स्टॉर्म। देखिएगा, थायराइड स्टॉर्म, देखें, देखिएगा थायराइड स्टॉर्म, इसका मतलब क्या है थायराइड स्टॉर्म का। एक बंदा है, उसे हाइपरथायराइडिज्म हो गई, उसे क्या हो गई, हाइपरथायराइडिज्म हो गई। अब वो बंदा है, वो इलाज ही नहीं करवा रहा, ये उसने इलाज करवाया तो उसने कहा नामुकम्मल इलाज करवाया, अपना इलाज पूरा नहीं करवाया। तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर होगा कि इस पेशेंट के अंदर कुछ अरसे के बाद मतलब है ना, इसको ना T3 T4 अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अचानक क्या होगा, इसका T3 T4 बढ़ जाएगा। मतलब उसकी सिम्टम पहले, मतलब उसने इलाज करवाया ना, इसका भी इलाज भी हम पढ़ते हैं आगे, इसी के अंदर इलाज भी पढ़ेंगे कि थायराइड हाइपरथायराइडिज्म का इलाज हम क्या करते हैं। अब इसका हाइपरथायराइडिज्म हो गई, हाइपरथायराइडिज्म होने के बाद उस बंदे ने इलाज ही नहीं करवाया, या इलाज करवाया तो ठीक तरह नहीं करवाया, मुकम्मल इलाज नहीं करवाया। वो नामुकम्मल इलाज या इलाज ना करवाना ना उसकी जान के लिए वबाल बन गया। कैसे वबाल बन गया है कि जो है ना T3 T4 अचानक बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाइपरथायराइडिज्म जो है ना, इसके फीचर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। थोड़े से थोड़े से मतलब इस बंदे के ऊपर कुछ स्ट्रेस वगैरह आएगा ना, कोई ट्रामा हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका T3 T4 अचानक बहुत ज्यादा स्पाइक पे चला जाएगा। देखिएगा, मतलब है ये बंदा क्या था, अनट्रीटेड, अनट्रीटेड हाइपरथायराइडिज्म। अनट्रीटेड हाइपरथायराइडिज्म के साथ ये पेशेंट हमारे पास, ये पेशेंट था, ठीक है। तो उसने हाइपरथायराइडिज्म का उसने सही तरह इलाज नहीं करवाया था, ठीक है। T3 T4 बड़ा हुआ तो उसने इलाज नहीं करवाया। अब क्या हुआ, इस बंदे के अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के बाद किसी किस्म का उसको थायराइड पे ट्रॉमा हो गया, गर्दन पे कोई चोट लग गई है, या और क्या हो गया, या उसने कोई सर्जरी करवाई है जिसकी वजह से, सर्जरी करवाई है तो उसकी वजह से क्या हुआ इसका ना, अब इसमें हुआ क्या है, इसके बाद ना इसके अंदर क्या है, कुछ फीचर्स आने लग गए हैं। वो फीचर्स कौन से हैं कि ये बंदा जो होगा ना, इसे बुखार हो जाएगा, इसे डायरिया होने लग जाएगा। ये मैं आज को आपको ना एक पिक्चर भी भेजूंगा भेजूंगा ग्रेव डिजीज की ना, डायग्नोसिस की, मतलब उसमें आपने डायग्नोज करना है। तो देखिएगा कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बंदे को क्या क्या फीचर्स आ रही हैं। अच्छा, फिलहाल हम इसके टॉपिक की तरफ आते हैं। इस बंदे को क्या होगा, इस बंदे को होगा अरिथमिया, इस बंदे को क्या होगा, अरिथमिया होगा। अच्छा, आगे चलें, अरिथमिया के आगे चलें तो इस बंदे के अंदर और क्या होगा, इस बंदे के अंदर और क्या होगा, इस बंदे के अंदर होगा फीवर, क्या होगा, बुखार, किसी इन्फेक्शन हुआ ना, इन्फेक्शन की वजह से बंदे को बुखार होता है। अच्छा, इससे आगे चलें तो इससे आगे से बंदे को क्या होगा, डायरिया होगा। डायरिया के अलावा और क्या हो सकता है, कोमा हो सकता है। क्या कोमा, बंदे मतलब बेहोशी में होगा, मतलब मैं जवाब नहीं दे रहा होगा, डिलीरियम में होगा। किसमें होगा, डिलीरियम में होगा। अच्छा, ये इस तरह के ना फीचर के साथ हमारे पास प्रेजेंट करेगा। तो हम ना मतलब ये इन फीचर्स के साथ आएगा। और क्या, उसके एल भी बढ़े हुए हैं, इंक्रीज एल। अच्छा, इन सारी सिचुएशन में ना, इसमें सबसे जो मोस्ट डेंजरस सिचुएशन है ना इस पेशेंट के लिए, वो है ये अरिथमिया वाली सिचुएशन। वो क्या, ये अरिथमिया वाली सिचुएशन है। अरिथमिया वाली सिचुएशन में अगर आप मखसूस होना चाहें ना कि मतलब अरिथमिया में कौन सी चीज है, वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या, एट्रियल फिब्रिलेशन। ये हम हार्ट में पढ़ेंगे, ये हार्ट का टॉपिक। अभी मैं यहाँ इसको खोल के बैठ जाऊँ तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या, एट्रियल फिब्रिलेशन मिलेगी, और एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत जानलेवा होता है। इसका बंदा मतलब है घंटों में मरता है, घंटों में, ठीक है। तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन का जो है, ये इसकी मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है। आप चाहे यहाँ ना लिखना चाहें, क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाल है ना अरिथमिया की, आप यहाँ लिख लें, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ क्या है, अरिथमियाज,
ठीक है। अरिथमिया जो है टॉक्सिक सिंड्रोम, मतलब थायराइड सिंड्रोम सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है? अरिथमियाज। ठीक है, टैकिरिथमिया लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, अरिथमिया लिखना चाहते हैं दोनों एक ही टर्म है। ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। हम इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे? हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट, क्या हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट। अच्छा, इस मरीज को हम ठीक कैसे करेंगे? हमारे पास एक थायराइड स्टोन का पेशेंट आ गया, हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट आ गया, हम इस पेशेंट को ठीक कैसे करेंगे? वैसे ये है हाइपरथायराइडिज्म का मतलब है टॉक्सिक थायराइड स्टोन के पेशेंट का हम ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इसका ना आपने रूल याद रखना है, इसका रूल है 4P। क्या है? 4P, 4 P's। अच्छा, ये 4 P's में क्या है? पहला है एक बीटा ब्लॉकर जिसे हम प्रोपेनालोल के नाम से जानते हैं। क्या? प्रोपेनालोल। प्रोपेनालोल जो कि एक बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, ये बीटा ब्लॉकर या फार्मा में आप पढ़ेंगे, मैं अब यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता। ठीक है। दूसरी दवाई कौन सी है? दूसरी दवाई है प्रेडनिसोलोन। क्या? प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन क्या है? ये एक स्टीरॉइड है। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड लिखना चाहें ग्लूकोकोर्टिकोइड लिख सकते हैं, ये स्टीरॉइड है। ठीक है, कोर्टिकोस्टीरॉइड्स। ये क्या है? कोर्टिकोस्टीरॉइड्स है। ठीक है। अच्छा, अगर प्रेडनिसोलोन से आगे चले, प्रोटीन प्रेडनिसोलोन से आगे हम चलेंगे ना, तो आगे इस पेशेंट में पता है क्या हम देखेंगे? हम कौन सा और तीसरा पी क्या होगा? पहला पी हो गया, दूसरा पी भी हो गया, तीसरा पी पता क्या है? प्रोपाइल थायोयूरासिल। थायोयूरासिल। अच्छा, प्रोपाइल थायोयूरासिल क्या है? ये एक एंजाइम का इनहिबिटर है जो हमने इधर पढ़ा था। वो एंजाइम कौन सा था देखिएगा? टीपीओ एंजाइम का इनहिबिटर है, टीपीओ इनहिबिटर। ये क्या है? टीपीओ एंजाइम का इनहिबिटर है। टीपीओ एंजाइम हमने पढ़ा था जब हम थायराइड हार्मोन के फंक्शन पढ़ रहे थे, ये T3 T4 की बनाने में ही काम आता है। अच्छा, अब चौथा क्या है? चौथा जो है ना हमारा, वो है पोटाशियम आयोडाइड। वो क्या है? पोटाशियम आयोडाइड। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आयोडाइड हम इसमें क्यों दे रहे हैं? पहले इसमें देखिए T3 T4 ज्यादा, हम आयोडीन दे के हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मतलब इस पेशेंट के अंदर और बन जाए, क्या कहते हैं, T3 T4 नहीं। ये एक एक इफेक्ट होता है जिसे हम जोड बेस्ड नहीं, जिसे हम वोल्च-चिकोफ इफेक्ट कहते हैं। वोल्च-चिकोफ इफेक्ट में क्या होता है? वोल्च-चिकोफ इफेक्ट में ये होता है कि जब हम एक पेशेंट को बहुत ज्यादा आयोडीन दे देते हैं, जब एक पेशेंट को हम बहुत ज्यादा आयोडीन दे देते हैं, ज्यादा आयोडीन देने की वजह से उस पेशेंट के अंदर क्या होता है? उस पेशेंट के अंदर T3 T4 की सिक्रेशन जो होती है, जो सिंथेसिस होती है, वो बंद हो जाती है। इस इफेक्ट को हम वोल्च-चिकोफ इफेक्ट देते हैं। ये पोटेशियम आयोडाइड हम यहाँ क्यों दे रहे हैं? ताकि हम उसके अंदर वोल्च-चिकोफ इफेक्ट को मतलब करवा सकें, स्टार्ट करवा सकें। ठीक है, ये था आपका यहाँ तक 3 काजेज हो गए आपके किसके? हाइपरथायराइडिज्म के। अब हम आते हैं चौथी काज की तरफ। चौथा जो काज है ना, ये है जॉर्ज बेस्टो फिनोमिना। अब जॉर्ज बेस्टो फिनोमिना का क्या मतलब है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था ना, वोल्च ये रुके, बल्कि ना मैं आपको ना डिफरेंस करके दिखाता हूँ। एक है वोल्फ चिकोफ इफेक्ट। अच्छा, एक है वोल्फ चिकोफ इफेक्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है जॉर्ज बेस्टो फिनोमिना। अच्छा, ये दो फिनोमिना है, एक वोल्फ चिकोफ इफेक्ट है, एक जॉर्ज बेस्टो फिनोमिना है। अरे देखिएगा, एक पेशेंट उसे ना हमने ना बहुत ज्यादा आयोडीन दिया है, उसे हमने क्या दिया है? बहुत ज्यादा आयोडीन दिया है, इंक्रीज आयोडीन इन डाइट। जैसे हमने खुराक में ना बहुत ज्यादा आयोडीन दिया है, बहुत ज्यादा आयोडीन देने की वजह से क्या होगा? प्राइमरली क्या हो जाएगा? ये इनहिबिट कर देगा किसे? टीपीओ एंजाइम को। टीपीओ एंजाइम, ये टीपीओ एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? T3 डिक्रीज T3 T4 की सिक्रीशन कम हो जाएगी। इस चीज को हम क्या कहते हैं? वोल्च-चिकोफ इफेक्ट होता है। अब इसके बिल्कुल अपोजिट एक चीज है, इसमें क्या है? हमने एक बंदे को आयोडीन दी, हमने एक बंदे को आयोडीन दी, आयोडीन ने जाके, ठीक है, आयोडीन ने जाके, ये इसने टीपीओ एंजाइम को इनहिबिट नहीं किया, इसने जाके क्या करवाया? इंक्रीज T3 T4, ठीक है, सिंथेसिस। इसने क्या करवाया? इसने जाकर T3 T4 की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दिया। अब एक एक जगह देखिएगा, आयोडीन एक जगह जब बहुत ज्यादा देते हैं, अचानक ज्यादा देते हैं, तो क्या होता है? टीपीओ एंजाइम जो होता है ये इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या T3 T4 की सिंथेसिस कम हो जाती है, जिसे हम वोल्चिकोफ इफेक्ट कहते हैं। दूसरे में क्या है? जोड बेस्ड फिनोमेना। जोड बेस्ड फिनोमेना में क्या है? आयोडीन थी, आयोडीन देने के बाद क्या होगा कि T3 T4 की सिंथेसिस बढ़ गई। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ये इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को हम कहते हैं जोड बेस्ड फिनोमेना। जो जोड बेस्ड फिनोमिनन हम इसे एक और नाम से भी जानते हैं, आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं?
आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, आयोडीन की वजह से एक बंदे को हाइपरथायराइडिज्म हो गई। ये थे सारे काजेज किसके, हमारे हाइपरथायराइडिज्म के। इसके बाद एक और चीज, इसमें ना दो ड्रग्स हैं। कल मैंने आपको दो ड्रग्स पढ़ाई थी, अमायोडोन और लिथियम। दोनों क्या करवा रही थी, हाइपोथायराइडिज्म करवा रही थी। आज मैं आपको हाइपरथायराइडिज्म पढ़ा रहा हूँ। हाइपरथायराइडिज्म में भी यही दोनों ड्रग्स हैं। कौन कौन सी, पहली ड्रग कौन सी है, अमायोडोन, देखिएगा, अमायोडेरोन। दूसरी कौन सी है, लिथियम। ये दोनों ड्रग्स जो है ना, कल हाइपोथायराइडिज्म में हमने पढ़ी थी ना, हाइपोथायराइडिज्म करवाती हैं। आज ये हाइपरथायराइडिज्म में पढ़ रहे हैं और ये हाइपरथायराइडिज्म भी करवाती हैं। कैसे, अमायोडोन को तो आपको समझ लग गई, क्योंकि इसमें आयोडीन होती है। ये जोड बेस्ड फिनोमिना के थ्रू क्या करवा देगा, क्या करवा देगी, ये हमारे अंदर क्या करवा देगी, हाइपरथायराइडिज्म करवा देगी। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम अगली आगे आते हैं। अब हम आते हैं पीछे बुक के ऊपर। ठीक है, बुक के ऊपर मैं आपको हाइपरथायराइडिज्म दिखाता हूँ, हाइपरथायराइडिज्म के अलावा इनके हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के अंदर डिफरेंसेस दिखाता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं थायराइड के एडिनोमास के ऊपर। देखिएगा, अच्छा एक मिनट, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये आ गए हम पैथोलॉजी पे। पैथोलॉजी में ये हमारा है, ये कल हमने हाइपोथायराइडिज्म पढ़ लिया था ना, आज हमने पढ़ना हाइपरथायराइडिज्म। देखिएगा, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, देखें। हाइपरथायराइडिज्म, पहले उसने क्या बताया, ग्रेव डिजीज के बारे में। ग्रेव डिजीज क्या है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म है। ठीक है, और क्या होता है, और इसमें क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ठीक है, इसे आईजीजी भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आईजीजी इन नेचर होती है। अच्छा, और ये क्या है, ये हमें हाइपरथायराइडिज्म करवाती है। अच्छा, ये इसमें सेंसिटिविटी कौन सी होती है, इसमें सेंसिटिविटी होती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। एक मिनट मैं आपको ना ये पहले ये समझा लूँ, इसके बाद मैं आपको ये हाइपर सेंसिटिविटी की बात समझाता हूँ। अच्छा, स्टिमुलेट्स टीएसएच रिसेप्टर ऑन थायराइड। ठीक है, इसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म डिफ्यूज करने मिलता है। अच्छा, और क्या था, डर्मल फाइब्रोब्लास्ट। ये डर्मल फाइब्रोब्लास्ट जब एक्टिवेट होंगे तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, पेरिटिबियल मिक्स्ड एडीमा होगा। अच्छा, जब ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट होंगे तो क्या होगा, ग्रेव्स ऑफ थर्मोपैथी होगी। अच्छा, ग्रेव्स ऑफ थर्मोपैथी का यहाँ ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि ट्रीट ग्रेव्स ऑफ थर्मोपैथी और ऑर्बिटोपैथी विद ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। अच्छा, अब ये इसका प्रोसीजर क्या है, देखेंगे, देखिएगा। Activation of T cells, lymphocytic infiltration of retroorbital space, increased cytokines। ठीक है, साइटोकाइंस बढ़ जाएंगे, फिब्रोब्लास्ट की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। अब फिब्रोब्लास्ट की सिक्रीशन हुई है तो ये मैंने आपको ये पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोफिलिक ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये बढ़ जाएंगे, ये क्या करवाएंगे, इंक्रीज ऑस्मोटिक मसल स्वेलिंग, मसल इन्फ्लेमेशन, लिपोसाइट काउंट्स बढ़ा के क्या करवा देंगे, एक्सोथर्मस करवा देंगे। ये जब पेशेंट के अंदर एक्सोथर्मस करवा देंगे, मैंने आपको यही तरीका बताया ना, बस मैंने यहाँ से शुरू किया था गैग से, इसने पीछे से सारा किया। अगर पीछे से भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, पर क्या है कि गैग से मतलब आपके लिए इजी रहेगा। अच्छा, और इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या करता है, ये मतलब ये सारी सिचुएशन होती कैसे, जब वो स्ट्रेस के अंदर हो, फीमेल। अच्छा, और क्या है, ये एसोसिएशन इसकी किसके साथ है, इसकी एसोसिएशन है HLA-DR3 और HLA-B8 के साथ। अच्छा, आप इसमें ना कुछ चीजें और लिख लें जो मैंने आपको पहले नहीं लिखवाई। एक एक ये फीमेल्स के अंदर है, कॉमन है, यहाँ लिख लीजिए कीजिएगा, कॉमन है फीमेल्स। ठीक है, अच्छा फीमेल्स के अंदर कॉमन है तो फीमेल्स की एज क्या होगी, फीमेल जो बिटवीन बिटवीन 20 to 40 ईयर्स, 20 से 40 साल के दरमियान की जो फीमेल है ना, उसके अंदर ये हमारा थायराइड, ये ग्रेव डिजीज है, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, अच्छा हाँ, आपको मैंने एक चीज और कही थी कि मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, यार मैं ना आपको ना एक ना चार्ट बना कर दिखाता हूँ, उसके अंदर आप ना आपको आसानी से याद रहेगा। देखिएगा, जो हमारा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है ना, बल्कि हम टॉपिक से निकल जाएंगे, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी आते हैं सीधा सीधा, टाइप वो बाकी हाइपर सेंसिटिविटी जो है ना, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अच्छा, इसमें पता क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, क्या है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज की इन्वॉल्वमेंट होती है।
ठीक है? इसमें हमने कहीं और कुछ पढ़ा है एंटीबॉडीज़ के अलावा? एक ही चीज़ पढ़ी है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजीजी, यही एंटीबॉडी है, ठीक है? यही इन्वॉल्वमेंट होती है और ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इस वजह से हम इसे कहते हैं और किसी वजह से नहीं कहते, ठीक है? अब हम नीचे चलते हैं, नीचे क्या है टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गटर, क्या पढ़ाया था? कुछ पैचेज़ होते हैं जो हाइपर फंक्शन कर रहे होते हैं फॉलिकुलर सेल पे, ठीक है? और क्या है, ये टीएसएच से इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं, ये क्या कर रहे थे? टीएसएच से इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं। इसकी वजह क्या होती है? टीएसएच के रिसेप्टर जो है ना इसके, टीएसएच के रिसेप्टर जो होते हैं वो म्यूटेटेड होते हैं 60% केसेज़ में। होता क्या है? टी3, टी4 इस पेशेंट के अंदर बढ़ जाता है। टी3, टी4 बढ़ जाता है तो क्या होता है? जैसे हॉट नोड्यूल्स, कोल्ड नोड्यूल्स, ये आप बस 5 मिनट सब्र कर जाएँ, ये हम ये टॉपिक खत्म करके जब एडेनोमा वाले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं ना उसमें हमने यही चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, हॉट नोड्यूल्स ठीक है, रेयरली मलिग्नेंट, ये भी फिलहाल इस लाइन को आप छोड़ दें। ऐसे थायराइड स्टोन क्या है? सीरियस कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर व्हेन थायराइडिज्म इज इनकम्प्लीटली ट्रीटेड और अनट्रीटेड, ठीक है? अच्छा, इसके में होता क्या है? ये स्ट्रेस वगैरह जब आएगा इस पेशेंट के अंदर, इन्फेक्शन, ट्रॉमा या सर्जरी, इस पेशेंट के अंदर क्या होगा कि ये सिम्पटम्स बढ़ जाएंगे। अब होगा क्या? इस पेशेंट के अंदर पहले एजिटेशन होगी, एजिटेशन, डिलीरियम, फीवर, डायरिया, कोमा और टैकियारिथमियाज, ठीक है? और टैकियारिथमियाज जो है मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है। और टैकियारिथमियाज में क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन भी ये करवा सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिएगा, इसका ट्रीटमेंट की तरफ हम अगर मूव ऑन करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? 4P। पहला है बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल, फिर दूसरा प्रोपाइल थायोरेसिन, फिर क्या है? प्रेडनिसोलोन और पोटेशियम आयोडाइड है। आयोडाइड क्या करवाएगा? टी3 टी4 को कम करवाएगा। मैंने आपको बताया कि कोल्चिकोफ इफेक्ट के बारे में। अच्छा, अब आ जाते हैं अदर काजेज में। अदर काजेज में अगर आप देखेंगे ना, अदर काजेज में क्या है? एक्सोजीनियस थायराइडोक्सिकोसिस, मतलब है बाहर से कोई थायराइड हार्मोन ले रहा है। और क्या है? एक्टोपिक थायराइड प्रोडक्शन, मतलब है थायराइड अपनी जगह एक अपना मतलब गले में है ना, उसके अलावा कहीं और हो सकता है। तो कहीं और हो सकता है तो वहां से क्या करवा रहा है? थायराइड हार्मोन से सिक्रेशन करवा रहा है। और क्या है? कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड थायराइडाइटिस, ये जॉर्ज बेस्ड फिनोमेना है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में भी पढ़ाया है। और ड्रग इंड्यूस्ड के बारे में अगर हम देखेंगे तो ड्रग इंड्यूस्ड में कौन सा है? ड्रग इंड्यूस्ड में अमायोड्रोन और लिथियम है। अमायोड्रोन और लिथियम दोनों का मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया कि ये कैसे करवाती है, ठीक है? ये था आपका हाइपरथायराइडिज्म का टॉपिक। अब हम आते हैं पीछे, ये 2 मिनट का हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है? क्योंकि नहीं, ये सिर्फ इनके ना फीचर्स हैं, क्या? हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। देखिए, मैंने कल आपको क्या बताया था कि हाइपो में क्या मिलता है? कोल्ड इंटॉलरेंस मिलती है और डिक्रीज स्वेटिंग और वेट गेन मिलता है। इधर क्या है देखिएगा, हाइपर में हीट इंटॉलरेंस, स्वेटिंग बढ़ जाती है, वेट लॉस हो जाता है, ठीक है? स्किन क्या है? यहाँ पे स्किन ड्राई एंड कूल है। इधर क्या है? इधर वार्म है, मॉइस्ट है। ये बस आपने सिर्फ इनको पढ़ते जाना है। और क्या है? यहाँ ये है, इधर पेरिटिबियल मिक्स्ड एडिमा मिलेगा और अनाइकोलाइसिस मिलेगी। ये 1 मिनट नीचे है। ये देख रहे हैं, ये पिक्चर आप, ये पिक्चर, ये क्या है? इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इस पिक्चर के अंदर ये देखें, ये नाखून टूट रहा है इसका, ये देखें, नाखून इसका टूट रहा है। ये देखें, इधर भी देखें तो इधर भी इसका नाखून क्या टूट रहा है। ये जो ये सारा फीचर है ना, ये जो ये सारी चीज़ है, इसे हम ओनाइकोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, यही उसने दूसरी दूसरी चीज़ लिखी है, पेरिटिबियल मिक्स्ड एडिमा इन ग्रेव्स डिजीज। अच्छा, पेरिटिबियल मिक्स्ड एडिमा इन ग्रेव्स डिजीज क्या होता है? ये देखें, ये हमारी शीन बोन है, ये पेरिटिबियल बोन है, ठीक है? टिबिया है, टिबिया, टिबिया के आस-पास जो देखें यहाँ पानी भरा हुआ है। इस तरह के जो पानी भरा होता है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं? पेरिटिबियल मिक्स्ड एडिमा कहते हैं, ठीक है? अच्छा, हम इसके आगे नीचे आते हैं। और क्या है? ओकुलर आई में हाइपोथायराइडिज्म में क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पेरी ऑर्बिटल एडीमा मिलेगा, पेरी ऑर्बिटल एडीमा। और इधर क्या मिलेगा? इधर हमें लिड लैग मिलेगा और ऑप्थेल्मोपैथी एंड ग्रेव्स डिजीज मिलेगी। अच्छा, ये देखें, ये जो ये है ना, ये सी, ये क्या है? ये लिड लैग है। अच्छा, ये होता क्या है लिड लैग? इसका डेफिनेशन क्या है? नहीं, ये बल्कि ये एडीमा है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा है। और लिड लैग जो है, ये हमने जो लिड लैग पढ़ा, ये लिड लैग, ये लिड लैग का मतलब क्या है? एक बंदा है, वो आँख को मूव कर रहा है, ठीक है? उसकी जो है ना, मतलब है हमारा पलकें हैं, वो पलकें जो है ना उसके साथ आ रही हैं पर लेट आ रही हैं, इसको हम लेट लैग कहते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, जीआईटी में क्या है? हाइपो में क्या मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन मिलेगी। इधर क्या मिलेगा? इधर हमें मिलेगी डायरिया मिलेगा। इधर क्या मिलेगी? डायरिया मिलेगा। अच्छा, मस्कुलोस्केलेटल में आए तो हाइपोथायराइड मायोपैथी, इसमें क्या होगा? जो थायराइड ग्लैंड होगा इसकी क्या होगी? पेन होने लग जाएगी, मायोपैथीज होने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्रेटिनिन काइनेज सी के एंजाइम बढ़ जाएगा। इधर क्या होगा? इधर भी थायरोटॉक्सिक मायोपैथी होगी। क्या होगा? थायरोटॉक्सिक मायोपैथी, मायोपैथी मतलब कि उसकी मसल जो है उसके उसके अंदर मतलब प्रॉब्लम आने लग जाएगी। कैसी प्रॉब्लम? उनके अंदर वीकनेस आने लग जाएगी। अच्छा, नीचे चले रिप्रोडक्टिव में, दोनों में क्या मिलेगा? एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग मिलेगी, ठीक है? दोनों में क्या मिलेगा? एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग मिलेगी, क्योंकि दोनों में जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये कम हो रहा है, एक में ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लीडिंग है ये कम ज्यादा होती जाएगी। अच्छा, लिबिडो दोनों में कम मिलेगी और इनफर्टिलिटी दोनों में मिलेगी, ठीक है? अच्छा, अगर हम आए न्यूरोसाइकेट्रिक में, तो ये क्या है? लिथार्जी, वीक होगी, डिप्रेस्ड होगी, ठीक है? स्लो स्लो होगी, सुस्त सुस्त होगी। और जो ये हाइपर वाली है, ये हाइपर एक्टिव होगी, ठीक है?
एंजाइटी वाली होगी, मतलब उसको बार बार पे टेंशन हो रही होगी। और क्या होगा उसको, मतलब हाथ पे ट्रेमर्स आ रहे होंगे, ट्रेमर्स मतलब हाथ हिल रहे होंगे बार बार। अच्छा, नीचे है कार्डियोवास्कुलर पे, तो हाइपो में क्या है, ब्रेडिकार्डिया, और इधर क्या है, टैकीकार्डिया। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ते रहें तो मतलब यही है कि मतलब उसमें दिल की रफ्तार कम हो जाए, बढ़ जाती है, हाइपर में, हाइपो में कम हो जाती है। अगर हमारे लैब्स में जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा हाइपो में क्या होता है, टीएसएच बड़ा होता है, टी4 कम हुआ होता है, और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया क्यों होता है, क्योंकि टी3 टी4 का काम क्या था, टी3 टी4 जो थे वो कोलेस्ट्रॉल को उठा के बाइल में डाल देते। अब जब बाइल टी3 टी4 ही कम हुआ पड़ा है, तो वो क्या, बाइल जो कोलेस्ट्रॉल है वो बाइल में नहीं जाएगा, बाइल में नहीं जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। अच्छा, इधर आए, इधर क्या है, टीएसएच कम है, फिर टी3 टी4 कम है, ज्यादा है। अच्छा, एलडीएल कम है, एचडीएल कम है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल कम है। अब आप सोचेंगे कि एलडीएल कम क्यों है, कोलेस्ट्रॉल कम क्यों है। मैंने आपको बताया था कि टी3 टी4 का काम क्या है, ये उठा के कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को उठा के किधर फेंकते हैं, ये इन दोनों को उठा के बाइल में फेंकते हैं। दोनों को उठा के जब बाइल में फेंकेंगे तो क्या हो रहा है, हाइपरथायराइडिज्म में टी3 टी4 पड़ा हुआ है। जब टी3 टी4 पड़ा हुआ है तो क्या हो रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल एचडीएल है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बाइल में जा रही है, जिसकी वजह से इनकी वैल्यूज हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है। ये था आपका ये हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म का टॉपिक। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है, थायराइड एडिनोमास। देखें, ये है कैंसर वाला टॉपिक, थायराइड एडिनोमास, और ये ऊपर काजेज ऑफ गाइटस। ये भी मैं आपको बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ। अच्छा, देखिए ये जो एडिनोमा, ये कैंसर वाले टॉपिक है ना, ये फुल रखता है, ठीक है। इनके इनके ऊपर ना मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें एक एक दो दो लाइनें लिखवा दूंगा, दो दो तीन तीन लफ्ज, बस आप वही याद कर लीजिएगा, आपका इतना इनफ रहेगा, मोर देन इनफ रहेगा। क्योंकि अगर आप इसमें ज्यादा घुसे रहेंगे ना, ज्यादा घुसे रहने की वजह से ये आपको याद नहीं होने, तो आप अगर जितना इनको ज्यादा याद करेंगे उतना आपके अपने लिए बर्डन होगा, ठीक है। अच्छा, हम आ जाते हैं काजेज ऑफ गाइटर पे। गाइटर क्या है, गाइटर वो कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, मोर देन नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अभी इसमें ना जो गाइटर है इसकी दो किस्में होती हैं, एक डिफ्यूज गाइटर होती है, या ठीक है, स्मूथ गाइटर, दूसरा नोड्यूलर होती है। डिफ्यूज और नोड्यूलर में क्या फर्क है, डिफ्यूज मतलब, देखिए, रुके, ये है एक आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अगर ना इसके पूरे के पूरे की ना क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा जो है ना, ये मतलब हाइपर सिक्रेशन करने लग गया, पूरा का पूरा हाइपर सिक्रेशन करने लग गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे ये क्या है, ये है डिफ्यूज है, ये स्मूथ है, ठीक है। अब नोड्यूलर के बारे में क्या है, देखें, नोड्यूलर मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया, पर एक बार फिर बना रहा हूँ, ये देखें, ये है, ये आपके अंदर है, पेशेंट आया, उसका जी एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है नोड, एक यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। अब सिर्फ ये तीन जगह हैं जो मतलब बड़ी हुई हैं, ये तीन जगह जो है ये बहुत ज्यादा मतलब ओवर एक्टिव हुई हैं। एक जो नीचे वाला ये, इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो है पूरे का पूरा हुआ पड़ा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कुछ दो तीन जगह हैं वो हो रही है, ये जो ये जगह है इनको हम नोड्स कहते हैं, ठीक है। अब नोड्स ये हैं, इनकी भी आगे टाइप्स हैं। इन नोड्स की टाइप्स मैं आपको नीचे जाके पढ़ा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। अब आ जाए स्मूथ पे। स्मूथ में क्या होता है, देखें, ग्रेव डिजीज है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, आयोडीन डेफिशिएंसी है, और पिट्यूटरी एडिनोमा है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले पढ़ाई हैं, ठीक है। अच्छा, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गाइटर, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। थायराइड एडिनोमा, ये अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्या है, थायराइड कैंसर है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। थायराइड सिस्ट, ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम थायराइड की मतलब है और पढ़ेंगे, थायरोग्लोसन सिस्ट पढ़ेंगे, और एक और चीज सबलिंगुअल थायराइड पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आ जाए अभी फिलहाल किधर, आप आ जाए इधर, किधर, हमारे इस टॉपिक पे। हमारा टॉपिक अब फिलहाल कौन सा है, थायराइड एडिनोमा है। एडिनोमा का मतलब क्या है, B9 ट्यूमर है, B9 ट्यूमर है। अच्छा, B9 ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ना मैं आपको ना नोड्यूल्स की मैंने आपको कहना कि नोड्यूल्स के बारे में आपको बताता हूँ, बस आपने ये नोड्यूल्स के बारे में याद रखना है, इसमें सिर्फ नोड्यूल्स है, देखिए, ये देखिएगा। अच्छा, नोड्यूल्स, नोड्यूल्स, नोड्यूल्स होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है हॉट नोड्यूल, एक होता है कोल्ड नोड्यूल, ठीक है। वार्म भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसे हॉट को, ठीक है, हॉट भी कह सकते हैं, जो आपका दिल करे। अब हॉट और कोल्ड में फर्क क्या है, हॉट जो होगा ना ये ओवर फंक्शन, हाइपर फंक्शनिंग होगा, हाइपर होगा, हाइपर होगा। ये जो होगा ये खामोश होगा, ये हाइपो में होगा, हाइपो मतलब हाइपो फंक्शनल होगा, या इसकी फंक्शनिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज फंक्शनिंग, ठीक है। ये हाइपर फंक्शनिंग है, और ये क्या है, ठीक है। नोड्यूल्स, नोड्यूल में एक हॉट नोड्यूल, एक कोल्ड नोड्यूल, ठीक है। एक है हाइपर फंक्शनिंग में है, एक दूसरा जो है वो डिक्रीज फंक्शनिंग में है, या हाइपर फंक्शनिंग में है, इसमें क्या है, इंक्रीज फंक्शनल, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने ये बात समझा दी। अब देखिए इधर आए, इधर क्या है, कोल्ड, मोस्ट आर नॉन फंक्शनल और कोल्ड,
ठीक है, कोल्ड नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं इसके अंदर। ये भी हमने नोड्यूलर में क्या पढ़ा, थायराइड एडिनोमा पढ़ा है। तो थायराइड एडिनोमा ही हम पढ़े हैं ना, देखिएगा ये थायराइड एडिनोमा है ना, तो क्या है, नोड्स बनेंगे इनके अंदर, नोड्यूल्स बनेंगे। नोड्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉट नोड्यूल, एक होता है कोल्ड नोड्यूल। अगर हॉट होगा तो वो ओवर ओवर कर रहा होगा, मतलब वो हाइपरथायराइडिज्म करवा रहा होगा। अगर वो कोल्ड होगा तो वो हाइपो करवा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, जब आप इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं ना, ये देखिएगा। अच्छा, हाइपरथायराइडिज्म वाया ऑटोनोमस थायराइड प्रोडक्शन, हॉट और टॉक्सिक नोड्यूल्स, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अपनी बात समझा दी थी जो मैं आपको समझाना पा रहा हूँ। अच्छा, आगे चले तो मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजी ऑफ फाइंडिंग इज फॉलिकुलर। अच्छा, ये भी हम फॉलिकुलर, ये नीचे हम कार्सिनोमा पढ़ रहे हैं ना, तो एडिनोमा सिर्फ एक ही किस्म का होता है। वो कौन सा होता है, फॉलिकुलर एडिनोमा होता है। कौन सा एडिनोमा होता है, फॉलिकुलर एडिनोमा होता है। सिर्फ फॉलिकुलर जो होता है ना, मतलब फॉलिकल्स होते हैं ना थायराइड के, उनका सिर्फ एडिनोमा होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, बाकी जो है कार्सिनोमा में जाते हैं। अच्छा, और क्या देखेंगे, अब हम नीचे चलते हैं, हम आते हैं थायराइड के कैंसर के ऊपर, देखिएगा। अच्छा देखें, थायराइड की कैंसर, कैंसर क्या है, कैंसर वो होता है जो मेटास्टाइज करे। बिनाइन बिनाइन और बिनाइन ट्यूमर और कैंसर में क्या फर्क होता है, बिनाइन जो होता है ना वो अपनी जगह पे ही रहता है, जो कैंसर होता है वो अपनी जगह पे नहीं रहता, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा देखें, सबसे पहले उसने क्या बताया कि अगर हमारे पास कैंसर का पेशेंट आया ना, कि थायराइड की कैंसर का, तो उसे हम ट्रीट कैसे करेंगे, फाइन नीडल एस्पायरेशन से उसे ट्रीट करेंगे। उसे क्या करेंगे, फाइन नीडल से एस्पायरेशन करेंगे, मतलब उसे डायग्नोज करेंगे। और उसे ट्रीट कैसे करेंगे, उसे ट्रीट करने के लिए हम थायराइडेक्टमी करेंगे। अब वो बता रहा है कि थायराइडेक्टमी अगर एक पेशेंट की होगी ना, देखिएगा, देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना कहेंगे लिखते नहीं है। देखें, थायराइड कैंसर या कार्सिनोमा, ठीक है। इसे हम डायग्नोज कैसे करेंगे, डायग्नोसिस, ठीक है। इसे हम ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है। पहले इनको ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कि इनकी टाइप्स कौन कौन से हैं। डायग्नोज कैसे करेंगे, फाइन नीडल एस्पायरेशन पे, ठीक है। एक ना बारीक सी सुई लेते हैं टीके की, मतलब इंजेक्शन की जो पिन होती है ना, वो नीडल, नीडल लेके हम थायराइड ग्लैंड के अंदर घुसाते हैं, घुसा घुसा के वहां से सैंपल लेके पता करते हैं कि कौन से किस्म का थायराइड कैंसर है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, थायराइडेक्टमी। ट्रीटमेंट क्या है, थायराइडेक्टमी है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, थायराइडेक्टमी है। अच्छा, अब हम आते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। हर ट्रीटमेंट की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, इसकी अब कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, देखिएगा। कॉम्प्लिकेशन, अच्छा कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अब थायराइड ग्लैंड पूरा का पूरा उड़ गया, थायराइड ग्लैंड के साथ क्या था, पैराथायराइड ग्लैंड था। अब पैराथायराइड ग्लैंड एक बंदे के अंदर उड़ गया, एक बंदे का थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड उड़ गया, तो उसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज पैराथायराइड हार्मोन। जब ये होगा ना, तो बंदे के अंदर फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे, बंदे के अंदर डिक्रीज कैल्शियम मिलेगा, देखिएगा डिक्रीज कैल्शियम, ये मैंने आपको पैराथायराइड में पढ़ाया है, ठीक है। इंक्रीज फास्फेट मिलेगा और डिक्रीज विटामिन डी मिलेगा। ये अब आपको मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, अगर आप अब आपको याद नहीं है तो आपको काइंडली रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। क्या मिलेगा, तीसरी क्या मिलेगी, विटामिन डी थ्री उसका कम मिलेगा। ये इसको ये कॉम्प्लिकेशन में पहली कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम दूसरी कॉम्प्लिकेशन की तरफ आए ना, तो क्या होता है, ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के साथ ना एक ना नर्व गुजर रही होती है। वो नर्व कौन सी होती है, वो नर्व होती है रिकरेंट लारिंजियल नर्व। क्या होती है, देखिएगा, रिकरेंट लारेंजियल नर्व, ठीक है, ये नर्व है। अच्छा, जब हम थायराइडेक्टमी कर रहे होते हैं ना, तो ये नर्व डैमेज होने के चांसेस होता है। जब ये नर्व डैमेज होती है ना, तो बंदे के अंदर पता है क्या होता है, बंदे के अंदर होता है पहला हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जो मेन है इसका। किसी के अगर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मिल रही है ना, उसकी आवाज जो है ना खराब हो गई है, तो आप सबसे पहले मतलब उसने कोई सर्जिकल प्रोसीजर करवाया या उसको कुछ मतलब गले के अंदर बढ़ा हुआ है, तो क्या है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मिली है ना आपको, तो आप सबसे पहले किसी के बारे में अगर सोचेंगे तो वो रिकरेंट लारिंजियल नर्व है। उसके बाद है डिस्फोनिया। डिस्फोनिया मतलब पता है क्या है, बंदा बोल नहीं सकेगा सही तरह। और क्या है, डिस्फेजिया, ठीक है। ये चीजें हैं, ये है इसका क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ थायराइड कार्सिनोमा। क्या टाइप्स ऑफ थायराइड कार्सिनोमा, जब पहली पहली टाइप पता है कौन सी है, देखिएगा। जो पहली टाइप है ना, वो है पेपिलरी कार्सिनोमा। अब इस बुक के ऊपर ना काफी चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपको सिर्फ 3-4 लाइनों में समझाऊंगा, आपने बस यही चीजें याद रखनी है, यही चीज इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक, ये मोस्ट कॉमन है, ये क्या है, मोस्ट कॉमन है, ये क्या है, मोस्ट कॉमन है। अच्छा जी, आगे चलें, ये मोस्ट कॉमन हो गया।
मोस्ट कॉमन के बाद हम देखेंगे मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा है, मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर है ये, ठीक है। और अगर आप इसकी परसेंटेज भी लिखना चाहते हैं ना, तो ये अबाउट 80% ऑफ पेशेंट्स में यही होता है। कितना? 80%। अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज मोस्ट कॉमन भी लिख लें तो इनफ है। अच्छा, आगे चलें। आगे क्या है, इसका जो प्रोग्नोसिस है ना, हमें पता कैसे, हमें इसका जो पता है ना, बहुत जल्दी चला जाएगा, चल जाएगा। क्या है इसका? एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। अच्छा, आगे आ जाए। आगे इसमें हमें ना देखने को क्या मिलेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले इसमें ना हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो तीनों चीज़ें आपने रटनी है। रटनी है, रटनी है, रटनी है, क्योंकि आप नहीं रटेंगे तो इसका फ़ायदा नहीं होगा आपके इस टॉपिक के पढ़ने का। पहले इसमें पता है क्या मिलेगा? पहली चीज़, क्लिनिकल फीचर में हम आएँगे ना, क्लिनिकल फीचर या फाइंडिंग्स में आएँगे, तो पहली फाइंडिंग पता है क्या मिलेगी? ऑर्फन एनी आइज़ सेल्स, ठीक है? ये सेल्स मिलेंगे, हम जब हम उसकी मतलब हम हिस्टोलॉजी करेंगे ना, फाइन नीडल एस्पिरेशन करके, तो ये मिलेगा। दूसरा पता है क्या मिलेगा? समोमा बॉडीज मिलेंगी। अब ये पूरा टॉपिक है समोमा बॉडीज का, जनरल पैथोलॉजी में मैं आपको वहीं पढ़ा सकता हूँ। यहाँ बस मैं आपको बता सकता हूँ कि समोमा बॉडीज हैं, ये हम कैंसर वगैरह में देखते हैं, ठीक है। समोमा बॉडीज। अच्छा जी, आगे चले। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज हमें इसमें पता है क्या मिलेगी? तीसरी चीज हमें मिलेगी इसमें न्यूक्लियर ग्रूव्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अब ये कैंसर है, तो कैंसर में आपने रट्टा लगाना है, ये तीनों चीजें आपने फिंगर टिप्स पे रखनी है। अच्छा, अब ना हम आते हैं इसकी, ये स्प्रेड कैसे करता है, क्या ये स्प्रेड कैसे करता है, और ये होता किन किन में? पहले होता है कि ये होता किन में? ये होता 20 से, होता किन में? 20 से 40 साल की फीमेल्स के अंदर, ठीक है। 20 से 40 साल की फीमेल्स होंगी ना, उसके अंदर ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। थायराइड का अगर उनको कैंसर हो रहा है, क्या 20 से 40 साल की जो फीमेल्स है उनके अंदर मोस्ट कॉमन काज ऑफ थायराइड कैंसर क्या है? पेपिलरी कार्सिनोमा है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसकी मेटास्टेसिस क्या है। मेटास्टेसिस देखिएगा, मेटास्टेसिस क्या है? रुकिए, मेटास्टेसिस के बारे में आपको बताता हूँ कि ये कार्सिनोमा है ना, कार्सिनोमा ये कहाँ से स्प्रेड करता है? ये करता है किधर से? लिम्फ नोड से। तो 90% इसकी जो मेटास्टेसिस है ना, 90% वो कहाँ से है? सर्वाइकल लिम्फ नोड से है। कहाँ से है? लिम्फ नोड्स, ठीक है। और जो 10% है ना, वो इसकी ब्लड से है, बाया बाया ब्लड। और ब्लड से ये कहाँ जाता है? लंग्स की तरफ जाता है। बस आपने इस पूरे टॉपिक में बस ये चीजें याद रखनी है। क्या है? मोस्ट कॉमन है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है, ऑर्फन एनी आई मतलब सेल्स इसमें मिलते हैं, स्मोमा बॉडीज मिलती हैं, न्यूक्लियर ग्रोथ मिलते हैं, और इसका मेटास्टेसिस क्या है? ये सर्वाइकल लिम्फ नोड से फैलता है और 10% ब्लड के थ्रू लंग्स में जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने इस पूरे टॉपिक में और कुछ नहीं याद रखना। अगला, अगर हम अगले अगले टॉपिक की तरफ आए, हमारा अगला क्या है? देखिएगा, अगला हमारा पता क्या है? अगला हमारा है फोलिकुलर कार्सिनोमा। क्या है? देखिएगा, फोलिकुलर कार्सिनोमा, ठीक है। अब फोलिकुलर कार्सिनोमा जो है ना, इसमें भी आपने कुछ चीजें याद रखनी है। ये नहीं कि आपने हर चीज याद करनी है, इसमें अपने कुछ चीजें याद रखनी है। पहली पहली इसमें आपने पता है क्या याद करना है? इसमें म्यूटेशन किस जीन की होती है? इसमें म्यूटेशन होती है रास जीन की। किस जीन की? रास जीन की। रास म्यूटेशन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपने एक बार मतलब इस चीज को ज़हन में रखना है फोलिकुलर कार्सिनोमा की। और क्या है? ये स्प्रेड कैसे करता है? ये जो ये लाइन में लिख रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, इस पूरी इस फोलिकुलर कार्सिनोमा में ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ये हिमेटोजीनियसली स्प्रेड करता है। अभी मैं आपको एक और लिखवाता हूँ चीज, वो आपको बड़े काम देगी, देखिएगा। हिमेटोजीनियस स्प्रेड है इसका। क्या? हिमेटोजीनियसली स्प्रेड करता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन लाइन है इसकी। और क्या है? और इसमें आपने कुछ देखना है तो बस यही चीजें हैं, ठीक है। और इसका एक गुड प्रोग्नोसिस है। क्या है? गुड प्रोग्नोसिस है इसका। क्या है? गुड प्रोग्नोसिस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सारा टॉपिक समझ लगा होगा। इसके अलावा और इसमें आई थिंक सो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं है। ये एक कार्सिनोमा है, ठीक है। रास जीन की म्यूटेशन होती है, हिमेटोजीनियसली स्प्रेड करता है। ये देखिए, मैं इसको पॉइंटर से मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात कभी ना भूले। क्या है? हिमेटोजीनियसली स्प्रेड है इसका, ठीक है। और क्या है? इसका गुड प्रोग्नोसिस है। इसके अलावा इसमें और कोई बात आप ना भी याद रखें तो चल जाएगा। अच्छा, अगर हम अगले अगले टॉपिक की तरफ मूव करें ना, अगले टॉपिक की तरफ, अगला टॉपिक देखिएगा कौन सा है? अगला टॉपिक है हमारा मीडियोलरी कार्सिनोमा। देखिएगा, मीडियोलरी कार्सिनोमा। अच्छा, मीडियोलरी कार्सिनोमा क्या होता है? देखें, मीडियोलरी कार्सिनोमा,
ये मेडुलरी कार्सिनोमा सबसे पहले क्या है, ये है सी सेल का कैंसर। सी सेल या पैराफोलिकुलर सेल, पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल्स क्या रिलीज करते थे, ये रिलीज करते थे कैल्सिटोनिन। ये क्या रिलीज करते थे, सी सेल कार्सिनोमा। ठीक है, पहली बात इसमें क्या है, ये सी सेल कार्सिनोमा है। दूसरी बात इसमें क्या है कि ये सी सेल रिलीज क्या करते थे, कैल्सिटोनिन रिलीज करते थे। इसकी वजह से होगा क्या, इंक्रीज कैल्सिटोनिन। अच्छा, कैल्सिटोनिन क्या करवाता था, कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल्स को कम करता था। और ये कैल्शियम के लेवल्स को कम कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, कैल्शियम के लेवल्स को कम कर रहा है। तो इसमें हम फीचर क्या देखेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया देखेंगे। क्या देखेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाई सॉरी 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 हाइपोकाल्सीमिया देखेंगे। सॉरी, अब इसमें हाइपोग्लाइसीमिया की जगह क्या देखेंगे, हाइपोकाल्सीमिया। हाइपोकाल्सीमिया मीन कि उसके अंदर कैल्शियम के लेवल उसके खून के अंदर कम हो जाएंगे। बस ये मेन चीज है जो आपने इसके अंदर याद रखनी है। और इसके अंदर क्या मिलेगा, जब हाइपोकाल्सीमिया होता है ना, तो इस पेशेंट में एक और चीज मिलेगी, वो होगी टेटनी। टेटनी में हाइपोकाल्सीमिया की वजह से मिलती है। और क्या मिलेगा, और हमें इस पेशेंट के अंदर डायरिया मिलेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, डायरिया। क्या मिलेगा, डायरिया। और ये डायरिया जो है ना, इसकी नेचर क्या होगी, इसकी नेचर होगी सक्रियटरी, सेक्रेटरी डायरिया मिलेगा। ये मिलेगा क्यों, क्योंकि सी सेल जो कैल्सिटोनिन रिलीज करवा रहे हैं ना, कैल्सिटोनिन जाकर हमारी बॉडी में क्या करवा रहा है, सिक्रेशन करवा रहा है। सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशनिंग की वजह से डायरिया हो जाएगा। ठीक है, जब हाइपर सिक्रेशनिंग की वजह से डायरिया हो जाएगा ना, तो ये जो हमारा है ना, क्या कहते हैं, इस डायरिया को हम क्या कहेंगे, सिक्रेटरी डायरिया कहेंगे। और भी डायरिया की एग्जाम होती है, वो भी यहाँ का टॉपिक नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब इसमें म्यूटेशन किस चीज की होती है, जो अगली चीज है इंपॉर्टेंट, म्यूटेशन देखिएगा। इसमें म्यूटेशन देखिएगा, पहली किस चीज की होती है, इसकी म्यूटेशन, जो पहली म्यूटेशन होती है ना, वो होती है MEN2A और MEN2B। इंशाल्लाह भी हम आगे आएंगे ना, तो हम ये पढ़ेंगे MEN2A क्या होता है, 2B क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल फिलहाल सिर्फ आप ये लिख लें कि इसमें कौन कौन सी म्यूटेशन होती है, MEN2A एंड MEN2B, दो म्यूटेशन होती हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है थायराइडेक्टमी। क्या है, थायराइडेक्टमी। हम थायराइड ग्लैंड को उड़ा देंगे। अच्छा, यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ समझ लग, क्योंकि अब हम आते हैं आखिरी कार्सिनोमा की तरफ आते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो आखिरी कार्सिनोमा पता है कौन सा है, आखिरी कार्सिनोमा एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, अब मैं बस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ये आपको पढ़ाया था, कब, रीडल थायराइडाइटिस में, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। अच्छा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में देखिएगा क्या होता है, एक, ये ओल्डर पेशेंट्स में होता है। ओल्डर पेशेंट्स मीन, कल मैंने आपको लिखवाया था कि अबव 40 ईयर ओल्ड। ठीक है, अबव 40 ईयर्स। ठीक है, इसके अंदर फाइब्रोसिस मिलेगी, रैपिड फाइब्रोसिस मिलेगी। ठीक है, रैपिड फाइब्रोसिस मिलेगी, और ये क्या करेगा, ये आसपास के जो स्ट्रक्चर होंगे ना, उनको भी ये इन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, देखिएगा क्या करेगा, इन्वेड लोकल स्ट्रक्चर्स। मतलब थायराइड का है ना, थायराइड के आसपास एसोफेगस होती है, ट्रैकिया होता है, ये उन दोनों को जाकर कंप्रेस करेगा। ठीक है, और क्या है, और इसका जो प्रोग्नोसिस है ना, इसका प्रोग्नोसिस ये मोस्ट पुअर है। इन सारों में सबसे गंदा प्रोग्नोसिस है ना, सबसे देर से किसी का पता चलता है, तो वो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा का है। वेरी पुअर प्रोग्नोसिस है। प्रोग्नोसिस मतलब है कि हम इसको, मतलब जब हम इसको मतलब क्लिनिकली असेस करेंगे ना, तो हमें बहुत लेट जाके पता चलेगा कि इस बंदे को एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है। और क्या है, और इसमें और क्या चीज है, और ये मोस्ट अग्रेसिव कार्सिनोमा है। ये क्या है, मोस्ट अग्रेसिव कार्सिनोमा है। अच्छा, इसके बाद ना मैं आपको दो तीन चीजें लिखवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। अग्रेसिव कार्सिनोमा है, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं किसकी तरफ, सबसे पहले अगर ना हमारे पास एक पेशेंट आया, देखें, एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक होता है कैंसर, एक होता है सार्कोमा, कार्सिनोमा और सार्कोमा। जो कार्सिनोमा होता है ना, वो हमेशा लिम्फ लिम्फ नोड से फैलता है, वो हमेशा कैसे फैलता है,